आने वाले 10 से 15 मिनट आपके घंटों की मेहनत को बचा सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा संस्तुति की गई कि सिविल सेवा परीक्षा भारत तथा इंग्लैंड में एक साथ आयोजित की जाए? ऑप्शन ए हाब हाउस आयोग, ऑप्शन बी एचिसन आयोग, ऑप्शन सी 1853 ईस्वी के चार्टर, ऑप्शन डी सन 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। बहुत फेमस सवाल है और पूछा गया है, कई जगह पूछा गया है। अगर आपको करेक्ट आंसर मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। करेक्ट आंसर इज सन 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। सर्वप्रथम सन 1919 ईस्वी के अधिनियम, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा भारत तथा इंग्लैंड में एक साथ आयोजित करने की संस्तुति की गई। अब इस संस्तुति के आधार पे जो है सर्वप्रथम सन 1922, ध्यान रखिए ये कई बार पूछा गया है, सन 1922 ईस्वी में प्रयागराज, जिससे पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, में प्रथम बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। मतलब ये कि भारत में सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा सन 1922 ईस्वी में आयोजित की गई। कहाँ पे? प्रयागराज। तो साथ साथ ये भी सवाल बन सकता है। तो करेक्ट आंसर इज सन 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। ये और जो विकल्प हैं इस पे अगर हम देखेंगे तो एचिसन कमेटी बनाई गई थी 1886 ईस्वी में। उसका क्या सुझाव था कि सिविल सेवा परीक्षा जो है वो बस इंग्लैंड में आयोजित की जाए। 1853 ईस्वी का चार्टर जो है उसमें ये कहा गया कि प्रतियोगिता चयन प्रणाली जो है भारत में अपनाई जाए। जबकि हाब हाउस आयोग जो है ये फाइनेंशियल है, इसका सिविल सेवा से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो फिलहाल करेक्ट आंसर ही सन 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित की जाने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसने सन 1935 ईस्वी के अधिनियम को दासता का आज्ञा पत्र की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी सवाल पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई 1935 ईस्वी के अधिनियम से बड़े ही मायूस हुए और उसके कुछ प्रावधानों पर उनको गहरी आपत्ति थी और उसी संदर्भ में जो है उन्होंने कहा कि अगर 1935 ईस्वी के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो एक नई तरह की दासता होगी। दासत्व का जो है वो प्रमाण पत्र है। तो उसी संदर्भ में इन्होंने उसको दासता का आज्ञा पत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से सन 1935 ईस्वी में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए एलिजा इम्प्रे, ऑप्शन बी वेजवुड ब्राउन, ऑप्शन सी मॉरिस ग्वेर, ऑप्शन डी माउंट टेम्पल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मॉरिस ग्वेर। देखिए सन 1935 ईस्वी का जब अधिनियम आया तो उस अधिनियम में एक प्रावधान ये भी था कि एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट को बनाने की बात की गई थी। अब उस संघीय न्यायालय को जब बनाया गया तो उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वो मॉरिस ग्वेर को बनाया गया। ध्यान ये भी रखना है आपको कि ये जो एलिजा इम्प्रे आपको दिख रहे हैं, एलिजा इम्प्रे 1773 ईस्वी में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो सर्वोच्च न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बनाया गया था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे हैं और संघीय न्यायालय जो 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वेर हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मॉरिस ग्वेर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से वे प्रथम कांग्रेसी नेता कौन थे जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर लतीफ, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। क्यों भाई उन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था? देखिए सन 1944 ईस्वी में 1944 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी ने अपनी एक योजना प्रस्तुत की जिसे हम CR फार्मूला के नाम से भी जानते हैं।
अब इस योजना में कहा गया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इसके बाद जो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उसमें एक जनमत संग्रह कराया जाए, और यदि जनमत संग्रह में लोग पाकिस्तान की मांग का समर्थन करते हैं तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का निर्माण कर दिया जाए। मतलब उन्होंने डायरेक्ट जो है पाकिस्तान की मांग नहीं की थी, बल्कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जनमत संग्रह के बाद पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि सी राजगोपालाचारी जो ने है अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले सवाल पे जाने से पहले एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो, परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण लग रहे हो, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही साथ आप अपने मित्रों के साथ चैनल को शेयर करें, जिससे कि वो भी वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें। आपको यहाँ पे जो कुछ भी मैटर मिलेगा वो सब परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, और टॉपिक वाइज आपको मैटर मिल रहा है, जिससे कि आप किसी एक पार्टिकुलर अध्याय को पढ़ने के बाद अपने जानकारी को जो है यहाँ पर आकर के प्रश्नों को हल करके टेस्ट कर सकें। ये बिल्कुल नया है आपके लिए, एक नए पैटर्न पे चीज़ों को चलाया जा रहा है, और जो भी प्रश्न यहाँ पे हैं उनका एक लेवल है। हर टॉपिक पे आपको 3 वीडियो मिलेगा, बेसिक, मॉडरेट एंड एडवांस लेवल का। बेसिक लेवल का वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकें। ये मॉडरेट लेवल का वीडियो है। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो एडवांस लेवल का वीडियो होगा। तो प्रश्नों का लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर होता जाएगा, लेकिन जो भी प्रश्न है वो परीक्षा के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उसकी जो मैं आपको व्याख्या बता रहा हूँ, आप पेन पेपर अपने साथ रखें और उसमें से इंपॉर्टेंट तथ्यों को जो है वो लिखते चलें, जिससे आपका एक शॉर्ट नोट भी तैयार होता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की ओर से आयोजित त्रिदलीय सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लेने वाले नेताओं में कौन शामिल नहीं था? ध्यान रखिए, नहीं था की बात हो रही है। ये नहीं शब्द जो है ना, ये बहुत प्रश्नों को गलत कराता है, तो ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो अगर आपको इसका मालूम हो आंसर तो बताएं, कमेंट करें। वैसे इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जो है त्रिदलीय सम्मेलन में शामिल क्यों नहीं हुए, अगर ये भी आपको पता हो तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल ये जानिए कि त्रिदलीय सम्मेलन जो कैबिनेट मिशन ने आयोजित किया था उसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दी वे आउट प्रपत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी फजलुल हक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। सन 1944 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी ने अपनी एक योजना प्रस्तुत की, और उस योजना को जो है दी वे आउट प्रपत्र के नाम से जाना गया। इस योजना में अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने, अप्रत्यक्ष मतलब जनमत संग्रह के बाद, उन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन भी किया था। एक सवाल इस पे और है, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने भारत विभाजन के विरुद्ध काला दिवस मनाया था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ऑप्शन बी हिंदू महासभा, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी यूनियनिस्ट पार्टी। तो करेक्ट आंसर इज, आपको अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिंदू महासभा। अब भाई भारत विभाजन के विरुद्ध हिंदू महासभा ने 3 जुलाई सन 1947 ईस्वी को काला दिवस मनाया था। मतलब भारत विभाजन से जस्ट पहले 3 जुलाई सन 1947 ईस्वी हिंदू महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी बोनारला, ऑप्शन सी लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन डी स्टैनले बाल्डविन। आपने कई बार पढ़ा होगा साइमन कमीशन को, लेकिन आपको शायद ये कहीं बहुत कम जगह मिला हो कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। आजकल तो नया पैटर्न बना हुआ है ना, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय पारित किया गया। तो जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर
अप्रत्यक्ष तथ्यों को भी लाया जा रहा है, जिससे कि आप पूरी तरह से उसको अपडेट रहें। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, स्टैनले बाल्डविन। देखिए 8 नवंबर सन 1947 ईस्वी को 7 सदस्यों वाले एक साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इतना फैक्ट आपको पता होगा। उस समय ब्रिटेन में लिबरल दल की सरकार थी और उसके प्रधानमंत्री जो है वो स्टैनले बाल्डविन थे। अब ये साइमन कमीशन, ये ध्यान आपको रखना है कि 1927 में नियुक्त तो जरूर हुआ, लेकिन वो भारत पहुंचता कब है? 3 फरवरी सन 1928 ईस्वी को। तो बहुत बारीकी से आपको ध्यान में रखना है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति की बात हो रही है कि उसके भारत पहुंचने की बात हो रही है, किस टाइप का प्रश्न आ रहा। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि साइमन कमीशन जो है वो 2 बार भारत आया। उसकी रिपोर्ट कब आई, बात करेंगे इसको अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक सवाल मैंने इस पर भी बना रखा है। अगर आपको कमेंट में पता हो कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की तो उसको ज़रूर बताएं। तो देखिए एक ही चीज़ों से कई तरह के सवाल बन सकते हैं। ज़रूरत ये है कि आपको थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बस सतही ज्ञान लेकर के आप कोई भी परीक्षा पास कर लेंगे तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। अब तो कंपटीशन बहुत बड़ा हुआ है और जो एकदम सामान्य से तथ्य हैं अब उनको पूछा ही कहाँ जा रहा है, अब तो नए नए तथ्यों को ही पूछा जा रहा है। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को जो है वो अंजाम दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से मोतीलाल नेहरू समिति में लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किस नेता ने किया था? ए तेज बहादुर सप्रू, बी MS अडे, सी MN जोशी, डी GR प्रधान। मोतीलाल नेहरू कमेटी, जिसे नेहरू समिति या नेहरू रिपोर्ट के नाम से हम जानते हैं, उसमें लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, तेज बहादुर सप्रू। देखते हैं क्यों। देखिए मई सन 1928 ईस्वी में एक 10 सदस्यों वाली नेहरू समिति का जो है गठन किया गया था। क्यों गठन किया गया था? क्योंकि भाई साइमन कमीशन की तरफ से आरोप था कि भारतीय अपना संविधान तो बना नहीं सकते। अब उसी आरोप का या उसी चुनौती का जवाब देने के लिए एक सभी राजनीतिक दलों का मिला करके एक 10 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई भारत के संविधान का एक प्रारूप बनाने के लिए। अब उसका अध्यक्ष जो है वो मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। अब उस कमेटी में सभी दलों के प्रतिनिधि थे, जिसमें तेज बहादुर सप्रू जो है वो लिबरल फेडरेशन की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। MS अडे जो है वो हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। MN जोशी जो है वो समाजवादी और मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। GR प्रधान जो है वो गैर ब्राह्मणों के प्रतिनिधि थे। इसी तरह से अन्य दलों के भी प्रतिनिधि थे। तो इसको आपको ध्यान देना है कि लिबरल फेडरेशन का जो है प्रतिनिधित्व वो तेज बहादुर सप्रू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद का कौन सा सदस्य वारेन हेस्टिंग्स का समर्थक था? ऑप्शन ए क्लेवरिंग, ऑप्शन बी वारवेल, ऑप्शन सी फ्रांसिस, ऑप्शन डी मानसन। तो 1773 ईस्वी में देखिए बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। अब उसमें ये कहा गया था कि एक तो होगा भाई गवर्नर जनरल और उसकी मदद के लिए 4 और सदस्य होंगे जो उसके परिषद के सदस्य थे। अब इसमें ये था कि परिषद में कोई भी निर्णय वो बहुमत से लिया जाना था। तो मतलब ये कि 5 में से 3 जो चीज़ों को चाहेंगे वही नियम बनेगा। संयोगवश जो एक गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के परिषद में जो सदस्य बनाए गए उन 4 सदस्यों में से 3 सदस्य जो है वो वारेन हेस्टिंग्स के विरोधी ही थे। मतलब कि उसके कार्य करने में या किसी भी निर्णय लेने में बहुत सी अड़चनें आने वाली थी। अब ये चारों सदस्यों का नाम है। अब इसमें से जो दूसरा सदस्य है वारवेल, वो वारेन हेस्टिंग्स का समर्थक है। बाकी क्लेवरिंग, फ्रांसिस और मानसन जो हैं वो वारेन हेस्टिंग्स के विरोधी हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है कि वारेन हेस्टिंग्स की परिषद में वारवेल जो है वो वारेन हेस्टिंग्स का समर्थक है। बाकी 3 सदस्य जो हैं वो लगातार वारेन हेस्टिंग्स का विरोध करते रहे हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपने विचार आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे कि अगर कुछ कमियां रह गई हो तो उसको सुधारा जा सके। अगला वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे होगा, एडवांस लेवल का होगा, प्रश्नों का लेवल और भी हाई रहेगा। हालांकि हाई का मतलब ये नहीं है कि वो आपको बिल्कुल रेयर तथ्य हैं जो कभी पूछे ही नहीं जाएंगे, नहीं, ऐसे तथ्य हैं जो कभी पूछे जा चुके हैं या जहाँ से सवाल बनने की संभावना बनती है।
इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। आप जाके टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आंसर टिक करके रख सकते हैं, जो आपको परीक्षा के अंतिम समय में तेज़ी से रिवीजन करने में जो है वो बहुत काम आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।